इलेक्शन में जो कितना डिफ़िकल्ट होता है उसको कैसे आपने कंटेस्ट किया और फिर आप कैसे इलेक्शन को जीते? कॉन्फिडेंस बहुत था मुझ में कि नहीं करना है। आई एम रियली थैंकफुल टू फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। पहले क्या था, पॉलिटिशियन आते थे, बैठते थे कि हाँ भाई नेताजी आए हैं, और चाय पिया और नेताजी ने बोला फोटो वोटो खिंचाई और नेताजी निकल गए। बट मेरे साथ जो था ना, अब वो कुछ भी बोले, एजुकेशन का यही फर्क पड़ता है। फिर मैं उनसे बोल देती थी कि आप ये चीज़ मुझे बताइए, ये कैसे है। मतलब वो बहुत शॉक्ड थे। तो जमुना पार का इलाका है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। चैलेंज सबसे बड़ा ये रहा कि 15 साल अपोजिशन रहा एमसीडी में, एंड 15 साल में उन्होंने जो ऑफिशियल्स के माइंड में और जनता के माइंड में जो एक इमेज बनाई थी ना कि एमसीडी इज ऑल करप्ट एंड एमसीडी इज ऑल अबाउट कि वो काम नहीं करते हैं, ये है वो है, उस नॉर्म को तोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट था। 15 साल जो लोगों ने देखे, लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। पॉलिटिक्स में हार जीत चलता रहता है जी। लेट्स सपोज कभी आपको हार का सामना करना पड़े तो भी क्या आप समाज में इस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे या? सीड एंड फार्म के इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं शिवानी पांचाल, जो अभी दिल्ली की सबसे यंगेस्ट म्युनिसिपल काउंसलर हैं। तो आज हम इस एपिसोड में जानना चाहेंगे उनका सफ़र, एज ए यंगेस्ट काउंसलर उन्होंने कैसे इसको अचीव किया, क्या क्या उनका विज़न है, पर्सपेक्टिव है, इंटरेस्ट, हॉबीज़, बहुत सारी चीज़ें आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। तो शिवानी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। काफ़ी अच्छा लगा आप यूथ, इंडिया एक यूथ कंट्री है और इस पोजीशन पे एक यूथ को देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में कि कैसे आपकी जर्नी की स्टार्ट हुई, आज आप पॉलिटिक्स में हैं, आपका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, आप कहाँ से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू योर टीम, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे अपने आप को, अपनी बात को पूरे देश के सामने रखने का, हमारे युवाओं के सामने रखने का मौका दिया। तो जैसा कि आपने पूछा कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रही है, तो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, एंड मैंने जो अपनी 12th की है वो राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय यमुना विहार से की है। और आफ्टर दैट मेरा बचपन से ही ना मैथ्स में बहुत कीन इंटरेस्ट था। आई वॉज वेरी शार्प इन मैथ्स। सो फिर मैंने धीरे धीरे 9th के बाद से मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट और बढ़ता गया। सो मैंने सोचा कि बीटेक करते हैं, बट उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, जब मेरा बचपन से मैथ्स में इंटरेस्ट है तो फिर मैंने अपना माइंड मेकअप किया कि मुझे बीएससी करनी है, वही मैथमेटिक्स ऑनर्स में। सो जैसे ही मेरा 12th हुआ, 12th भी मेरा बहुत अच्छे से हुआ, और तो उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, विवेकानंदा कॉलेज ईस्ट दिल्ली में पढ़ता है। वहाँ पे मैंने बीएससी इन मैथमेटिक्स ऑनर्स किया। एंड उसके बाद स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही ना मेरे अंदर एक वो था कि एक सोशली मुझे लोगों की हेल्प करनी है। बिकॉज जहाँ हम रहते हैं और मतलब जो हम सीखते हैं ना, अपने आसपास देखते हैं, तो उससे हमें समझ आता है कि कितनी सारी कमियां हैं हमारी सोसाइटीज़ में और कितने ज़्यादा अंडर प्रिविलेज लोग भी हैं। तो उन सबको देखकर मुझे अंदर से एक मोटिवेशन आता था कि हाँ, मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स थे। बट उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे अपना बीएड स्टार्ट किया इन कोविड, एंड आई जस्ट वांट टू बी सिविल सर्वेंट। मुझे सिविल सर्वेंट भी बनना था, तो मैंने फिर आईएएस के लिए कोचिंग भी ली चाणक्य से, एंड टिल नाउ उसके साथ साथ मैंने बीएड भी किया। एंड उसके तुरंत बाद जब मेरे बीएड कंप्लीट हुआ आफ्टर कोविड, एंड देन मेरा वही मुझे था कि अपना मैथ्स में आगे बढ़ना है। फिर मैंने अपना मास्टर्स का डीटीयू से, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बवाना, वहाँ पे मैंने अपना फॉर्म वगैरह फिल वगैरह करके, देन मैंने एंट्रेंस क्रैक करके वहाँ पे मैंने एमएससी इन मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया। एंड एमएससी मेरी जब ही जस्ट कंप्लीट ही हुई है। और मींस अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो मेरी यही है कि एमएससी इन मैथमेटिक्स फ्रॉम डीटीयू, एंड बीच बीच में छोटे छोटे मैंने शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी किए हुए हैं। वो सारा लाइनअप है। तो जैसा आपने बताया कि एक यूपीएससी में आप जाना चाहते थे जी, और स्टिल एक अभी गवर्नमेंट पोजीशन पे आप आ चुके हैं एज ए पॉलिटिशियन। जी। तो क्या डिफरेंस लगता है, क्या लगता है कि यूपीएससी में ब्यूरोक्रेसी की जगह अगर आज जिस जगह पे हैं, इससे भी तो आपको सोशल वर्क करने का एक अपॉर्चुनिटी है,
और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे इसका भी आप जैसे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लिया, तो क्यों ये डिसाइड किया कि नहीं मुझे पॉलिटिक्स में आना है और ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स पे आके कुछ चीज़ों को फिक्स करना है, तो ये डिसीज़न कैसे लिया? और इलेक्शन में जो कितना डिफ़िकल्ट होता है उसको कैसे आपने कंटेस्ट किया और फिर आप कैसे इलेक्शन को जीते? देखिए, जब मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, मैं बहुत रॉ थी। रॉ मीन्स कि मेरा जो रॉ का डेफिनेशन है कि मैं बहुत सिंपल और एक पढ़ी लिखी, आप ये कह सकते हैं कि जिसको सिर्फ अपनी बुक से मतलब था, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना था, वो वाली सोच थी। लेकिन प्रैक्टिकलिटी की अगर बात करें, ऑन ग्राउंड की बात करें, फील्ड की बात करें, तो वो सब नहीं था। आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंस बहुत था मुझ में कि नहीं, करना है। तो एज़ मैं आज भी यही बोलती हूँ कि आई एम रियली थैंकफुल टू फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मुझे एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली कि एक परिवार की एक 24 साल की युवा लड़की जिसे कोई भी नहीं जानता था, और आज पूरे रोहताश नगर वार्ड की बात करूं या दिल्ली की बात करूं तो बहुत सारे लोग जानते हैं। तो यह है, सच में ये श्रेय जो है मैं अरविंद केजरीवाल जी को देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने एक यंग प्लस एजुकेटेड, उन्होंने एक थीम बनाई कि हम एक यंग एंड एजुकेटेड लड़की को एज अ काउंसलर टिकट देंगे एंड देन वो कंटेस्ट करेगी। उन्होंने मुझ पे विश्वास जताया। जब मैं उनसे पहली बार मिली थी, मुझे याद है, एंड उन्होंने बस देखकर ये बोला था, तुम तो बहुत छोटी सी हो। तो मैंने उनको बोला था, सर कि मैं ना आप ही की शिक्षा क्रांति का एक एग्जाम्पल हूँ। मैं आप ही की शिक्षा क्रांति के दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ी हूँ। दिल्ली सरकार के स्कूल से पढ़कर मैं मैथमेटिक्स में, फिर मैंने DU में एडमिशन लिया एंड उसके बाद से आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी सरकार में आ पाऊँ, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इलेक्शन की जब मतलब सोशल वर्कर मेरे अंकल, मतलब अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो मेरे चाचू, तो वो सोशल वर्कर थे रोहताश नगर विधानसभा में। तो जब उन्हें टिकट में एक्चुअली ही वॉज प्रिपेयरिंग बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस एंड सीट वगैरह, तो वो वुमेन रिजर्व्ड हो गई। सो उसमें ये डिसाइड हुआ कि एक यंग एंड एजुकेटेड फेस चाहिए। तो आई वॉज वेरी मैं बिल्कुल फ्रेश थी, बिकॉज मेरे अंदर ये था कि मुझे एक बार मुझसे पूछा गया था मेरी फैमिली से, मतलब मेरी मदर से। एक्चुअली मेरे फादर एक्सपायर हुए थे 2022 में अप्रैल में, तो 6-7 महीने हुए थे उनको गए हुए। तो फैमिली पूरी शार्टेड ही थी। वी वर लाइक हम उस चीज़ से निकल रहे थे। तो जैसे ही हमें ये चीज़ के बारे में, हमारे पास ये चीज़ आई और इस तरीके से जब चाचू ने मुझसे पूछा दैट वुड यू लाइक टू कंटेस्ट इलेक्शन, देन मैंने बिना सोचे समझे, आप यकीन नहीं करोगे, दिवाली का ही टाइम था, मैंने उनको बोला हाँ व्हाई नॉट, मैं ज़रूर करूँगी, मुझे तो करना ही है। मुझे सिविल सर्वेंट बनना था। उसका भी एक ही रीज़न था जो कि मैं आज पॉलिटिक्स में रह के भी कर रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू सर्व द पीपल। बिकॉज आज की अगर पॉलिटिक्स देखेंगे तो जो अभी राइट नाउ में चल रही है, इट्स लाइक डेमोक्रेसी पे बहुत ज़्यादा खतरा है। डेमोक्रेसी इज़ लाइक फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल। सो आई जस्ट वॉन्ट टू लिव फॉर दैट डेमोक्रेसी। मुझे डेमोक्रेसी वर्ड जो है ना, उसको लोगों के अंदर इस तरीके से उतारना था कि हाँ, अगर हम लोकतंत्र है, लोकतंत्र में रहकर हम किस तरीके से अपने अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन्स में एक एग्जाम्पल सेट कर सकूं कि हाँ, इस तरीके से एक छोटे मिडिल क्लास परिवार की लड़की आगे आके अपने क्षेत्र के लोगों में, दिलों में जगह बना सकती है। सो फिर इलेक्शन कंटेस्ट हुआ। इलेक्शन जब मेरा टिकट भी अनाउंस हुआ था, तो मुझे याद है जब मैं नॉमिनेशन के लिए गई थी, एवरीवन वाज वेरी शॉक्ड। जो हमारे RO थे वो भी बहुत ज़्यादा शॉक थे मुझे देखकर कि आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो। उन्हें लगा कि मैं किसी के साथ आई हूँ। तो जब मैंने अपना फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म उन्हें दिया, ही वॉज वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइजिंगली ही वॉज वेरी हैप्पी। उन्होंने मुझे बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप दिल से जीतो, मतलब आपको देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पॉजिटिविटी फील हो रही है कि एक लड़की, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है कि आप एक लड़की होने के नाते और इतनी यंग हैं, मतलब इट्स अ वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब 50-60 हज़ार लोगों का रिप्रेजेंटेशन करना, एक वार्ड का रिप्रेजेंटेशन करना। तो उनको लगा, तो उन्होंने बहुत प्रेज़ किया, नॉमिनेशन फाइल किया। फिर जब डे 1 था कैंपेनिंग का,
तब समझ में आया कि जो हम पढ़ते हैं और जो ग्राउंड की जो रियलिटी है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्या कैंपेनिंग का एजेंडा था आपका, मतलब कैंपेनिंग का जो मेरा जो मेन एजेंडा था वो था कि एक यंग फेस है, एक एजुकेटेड फेस है, और प्रीवियस जो काउंसलर्स थी हमारी, जो प्रीवियस काउंसलर्स रहे हैं बेसिकली, जो रही थी लास्ट टेन्योर में, उनकी बात तो करूँगी नहीं, बट लास्ट जितना जो मेरी सीट थी ना, वो 25 ईयर से बीजेपी की सीट थी, तो दैट वाज वेरी टफ सीट। तो लोगों के माइंड में ये डालना कि हाँ चेंज क्यों ज़रूरी है, तो हमने लोगों को समझाया, मैंने खुद समझाया लोगों को कि चेंज ज़रूरी क्यों है, कि मतलब एक लोकल काउंसलर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा करीब अगर जनता के कोई रहता है तो वो एक काउंसलर रहता है, एक निगम पार्षद रहता है। क्योंकि जब आप सुबह उठते हो और रात तक आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? निगम पार्षद की। सुबह आप उठोगे, सफाई होनी है तो निगम पार्षद, कूड़ा आपके घर से जाना है तो निगम पार्षद, अगर फॉर एग्जांपल कि कहीं पे कोई गड्ढा वगैरह है, कुछ भी छोटी मोटी जो हमारी चीज़ें हैं कुछ है तो निगम पार्षद, ज़रा सा अगर कहीं पे ट्रैफिक है, कुछ भी है, या फिर कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, मार्केट में कोई क्योज हो रहा है, तो लोग किसको अपॉइंट करते हैं? निगम पार्षद को। तो लोगों के मन में ये बात उतारना कि आपको एक यंग एंड एजुकेटेड लीडर क्यों चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कैंपेन का रोल था। तो जहाँ तक है 50 to 60% हमने एक जो अपना कैंपेन का जो वो चलाया था, एक प्रोपेगेंडा चलाया था। प्रोपेगेंडा मीन्स कि जो हमने पैम्पलेट्स वगैरह चलाए थे, वो लोगों के, उन्होंने जो पढ़ा वो लोगों के दिमाग में सिंक हुआ। तो जब वो पैम्पलेट उन्होंने पढ़ा, तो जब मैं कैंपेन के लिए गई भी, तो बहुत सारे बुजुर्गों ने तो इतना आशीर्वाद दिया। एंड यूथ के लिए मैं सच बता रही हूँ, जो मेरी उम्र की लड़कियाँ थी, मेरी उम्र के लड़के थे, वो सच में आके उन्होंने मेरे पीछे चले और बोला कि दीदी आप करो, हम आपके साथ हैं। क्योंकि उनको लगता था कि भाई अगर एक लड़की आगे आ सकती है ना, तो मेरे जैसी 1000 लड़की आगे आ सकती हैं। तो सबका बहुत सपोर्ट रहा, ऑल दो टफ भी रहा। बहुत सारे अपोजिशन ने बहुत कुछ बोला कि ये तो छोटी है, ये क्या कर पाएंगी, विदाउट एक्सपीरियंस हैं, पॉलिटिक्स का ज्ञान नहीं है। बट आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट, I was very confident that my education, my upbringing and my inner self, जो मुझे लोगों के लिए करना था ना, वो मैंने सिर्फ अपने लोगों को बताया कि वाई आप मुझे चुने और क्यों आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव के लिए मुझे चूज़ करना चाहिए। एंड अभी आप मेरे वार्ड में जाके पूछ भी सकते हैं, एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी। सो सबसे मिलना होता है, क्योंकि सब ना एक्चुअली अभी मेरे वार्ड में ना एक फेमिलियर वो हो गया है। पहले क्या था कि पॉलिटिशियन आते थे, बैठते थे कि हाँ भाई नेताजी आए हैं, और चाय पिया और नेताजी ने बोला फ़ोटो वोटो खिंचाई और नेताजी निकल गए। बट अभी क्या है ना, अभी मैं जिस घर में जाती हूँ ना, अरे बिटिया आ जाओ, अरे बिटिया खाना खा के जाना, अरे बिटिया, मतलब आप समझ रहे हो, एक नेताजी से मैं बिटिया बन गई। मतलब नेताजी को शब्द था ना हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ से मैं बिटिया में बदल गया। तो आज भी लोग मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाते हैं, अपनी बहन की तरह अपनाते हैं। यूथ मुझे एक इंस्पिरेशन की तरह देखता है। और जो छोटे छोटे एमसीडी के स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना, वो अगर मेरी गली से भी जाते हैं ना, तो नॉक खटखटाते हैं, दीदी हैं घर पे? तो मम्मा बोलते हैं कि हाँ है। तो फिर उनसे, मतलब उनको इतना क्रेज़ है ना कि दीदी से मिल के जाना है। तो सबका प्यार मिल रहा है। एंड जो चीज़ नेगेटिव थी स्टार्टिंग में कैंपेनिंग में, धीरे धीरे करके अब वो पॉजिटिविटी की तरफ बदल रही है। एंड इलेक्शन काफ़ी टफ रहा, ऑल्दो मार्जिन बहुत टफ रहा, बट लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। कैसी थी जीत की खुशी, कैसी थी? जीत की खुशी एक्चुअली जब मैं जीती थी ना, तो मैं बहुत जब मेरा स्टार्टिंग में अनाउंस हुआ दैट यू वॉन द इलेक्शन, मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। मीन्स ऐसा हुआ कि इट वाज लाइक अ मिरेकल, कि ये मेरे साथ एक होता है ना कि एक पल से में ही ज़िंदगी बदल जाना, तो ये वो वाला था कि जब मेरे को पता लगा मैं, बट जीतने के तुरंत बाद एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि शिवानी, नाउ यू हैव कमर कस लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, सबको साथ में लेके चलना है। 40 to 45,000 वोटर हैं, 1 से लेके 40,000 तक, ऑल आर इक्वल। मेरे लिए सब बराबर है और सबका काम करना है, सबके लिए काम करना है और सबकी बेहतरी के लिए काम करना है। और पूरी दिल्ली में एक एग्जाम्पल सेट करना है। जो नॉर्म्स थे कि एक लड़की
एक युवा लड़की जो था ना कि ये तो एक टर्म चलाया था अपोजिशन, नहीं तो बच्ची है, ये तो बच्ची है, ये क्या करेगी, मतलब बड़े बड़े धुरंधर आ जाते थे, मतलब कि वो कुछ नहीं कर पाए इस, मतलब समझ रहे हो। तो वो मुझे था कि नहीं, मुझे ना ये चीज़ चेंज करनी है। तो जो वो जीत की खुशी थी ना, वो खुशी थी, बट उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास मुझे दिला कर गई थी। डे 1 क्या था आपका? डे 1 जब मैं जीती थी तो उस दिन तो पूरा सब ने बहुत, मतलब पूरी दिल्ली से प्यार मिला है मुझे, सच में पूरी दिल्ली से प्यार मिला, पूरी पार्टी से प्यार मिला, अरविंद जी से प्यार मिला, और सभी से। और जब डे 1 आफ्टर जीतने के बाद सारे ऑफिशियल्स आए, तो जब सारे अधिकारियों ने मुझे देखा, क्योंकि अधिकारियों से दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन, क्योंकि इलेक्शन दौरान में तो उनसे बात नहीं होती, हम जानते भी नहीं थे। तो जब अधिकारी वगैरह आए, अब सारे अधिकारी, कोई 50 साल, कोई 55 साल, कोई ऑलमोस्ट अबाउट टू रिटायर, एंड दे वर लाइक कि अच्छा, मतलब उनको पता था कि आई एम कंटेस्टिंग इलेक्शन, बट जीतने के बाद भी तो उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि इससे पहले के जो काउंसलर्स थे उनके साथ तो वो वही डील करते थे, डील इन द सेंस कि नॉर्मल उनको लगता था। बट मेरे साथ जो था ना, अब वो कुछ भी बोलें तो मैं डायरेक्ट, एजुकेशन का यही फ़र्क पड़ता है। अब फिर मैं उनसे बोल देती थी कि आप ये चीज़ मुझे बताइए, ये कैसे है, मतलब वो बहुत शॉक्ड थे और खुश भी थे काफ़ी। कुछ यंग, मतलब मेरे कुछ जेईस तो थे, वो मेरे ही कॉलेज से पास आउट रहे हैं, तो मेरे सीनियर्स वगैरह, तो वो भी काफ़ी खुश थे कि सच में आप जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पॉलिटिक्स में। दे ऑल वर वेरी वेरी हैप्पी। एक क्वेश्चन हमेशा से ये पूछ रहता है, हम भी जब कॉलेज में थे, जी। कि पॉलिटिक्स बहुत गंदा है, मींस कि इसमें जो भी जाएगा वो करप्ट हो जाएगा, जो भी जाएगा उसको झूठ, सच, फॉल्स कमिटमेंट, प्रोमिसेस, मींस ओवरऑल जो एक यूथ के माइंड सेट में है कि पॉलिटिक्स मतलब इज़ नॉट फॉर बहुत ब्राइट लोगों के लिए, एजुकेटेड लोगों के लिए, इसके अंदर वही आपको जोड़ तोड़ ये वो करना होगा। तो अभी तक आपको कैसा लगा कि ये क्या ये सच है या लोग बस सुनते हैं? इसमें अभी तक का क्या इतने टाइम आपको इस फील्ड में, ग्रास रूट पॉलिटिक्स पे, इस चीज़ के बारे में अभी आपका क्या फीलिंग? देखिए, एज अ यूथ तो मुझे लगता है कि यूथ को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि आईएएस बने, ब्यूरोक्रेसी बने, बट बीइंग अ यूथ आपको संसद में जाना चाहिए। मैं तो खुद बोलती हूँ अपनी गवर्नमेंट से कि यूथ को इन्वॉल्व करो इन पार्लियामेंट में। जब यूथ माइंड क्योंकि आप बताए भी इंडिया में हमारा 60% अराउंड यूथ है। सो बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, बीइंग अ हायर नंबर ऑफ यूथ इन आवर कंट्री, तो मुझे जो लगता है कि यूथ को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए सिस्टम में। हाँ, सुनते हैं कि पॉलिटिक्स में कि ऐसा है वैसा है, लेकिन अभी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू आर इन द गुड ट्रैक एंड आपकी अगर करने की इच्छा है ना, तो आप सब कुछ करोगे और अच्छा ही करोगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मेरे आइडल है, मेरे आइडल तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। उनसे बेहतर एग्जाम्पल तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में नहीं है, बिकॉज बीइंग आईआरएस ऑफिसर, सब कुछ छोड़ के, मतलब एक वो इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ के लोगों की सेवा के लिए, जनता के लिए, और आंदोलन किया, सब कुछ किया। आज वो क्या, मतलब इतना 2 साल हमारी पार्टी के लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी रहा है, बट इरिस्पेक्टिव ऑल द नॉर्म्स आज हम यहाँ पर खड़े भी हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि हर चीज़ की अच्छाई भी है, बुराई भी है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमें नहीं करना है, हम मतलब एक चीज़ को बिना करे हम जज कर लें, तो दैट इज़ नॉट गुड। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा भी आ रहा है। लोग बहुत प्यार कर रहे हैं क्या सच क्या में। चैलेंजेस मिला फील्ड में? फील्ड में क्या क्या चैलेंजेस, चैलेंजेस है, क्या क्या प्रॉब्लम है, या वो जो दिखता है कि हाँ मतलब प्रॉब्लम ऊपर ऊपर है, या डीप रूटेड भी है बहुत सारे प्रॉब्लम्स? बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल। आपका जो लोकेलिटी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड दिल्ली के पार्ट में नहीं है, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा? देखिए, सबसे पहला चैलेंज तो है जो एक थॉट बना हुआ है कि जमुना पार, तो जमुना पार का इलाका है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। चैलेंज सबसे बड़ा ये रहा कि 15 साल अपोजिशन रहा एमसीडी में, एंड 15 साल में उन्होंने जो ऑफिशियल्स के माइंड में
और जनता के माइंड में जो एक इमेज बनाई थी ना कि MCD इज़ ऑल करप्ट एंड MCD इज़ ऑल अबाउट कि वो काम नहीं करते हैं, ये है वो है, तो उस नॉर्म को तोड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट था, उस चीज़ों को चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट था। लोग MCD की तरफ पॉजिटिविटी की तरफ सोचें, MCD को एक नेगेटिव थॉट से ना सोचें, क्योंकि 15 साल जो लोगों ने देखे, लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। एंड मेरे वार्ड की, अगर मैं पर्सनली अपने वार्ड की बात करूं, तो जो मुझे वार्ड मिला था वो बिल्कुल रॉ मिला था। उसमें ना प्रॉपर सफाई थी, ना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, ना प्रॉपर क्लीनिंग फैसिलिटीज़ थी, ना प्रॉपर पार्क्स थे, ना प्रॉपर रोड्स थे, ना प्रॉपर डेवलपमेंट था। इवन मैं तो ये कहूँगी कि कुछ भी शेड्यूल्ड नहीं था। तो चीज़ों को शेड्यूल्ड करने में टाइम लगा, चीज़ों को वापस ठीक करने में टाइम लगा। आज मेरे वार्ड में लोग MCD पर बिलीव कर रहे हैं, आज पूरी दिल्ली में लोग MCD पर बिलीव कर रहे हैं कि हाँ, एक गवर्नमेंट बदली है, एक अच्छी एजुकेटेड गवर्नमेंट आई है, तो वो काम कर रहे हैं। एंड बेसिकली हमारा डेली का जो रूटीन रहता है, देखिए एक काउंसलर का सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है ना, वो होता है साफ़ सफाई। अगर आपके वार्ड में साफ़ सफाई है ना, तो आप 60 to 70% जंग तो जीत ही जाते हो, क्योंकि एक काउंसलर का मेजर वर्क ही साफ़ सफाई होता है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एंड क्लीनिंग सिस्टम होता है। तो मेरा जो फर्स्ट वो था चैलेंज, वो था कि अपने वार्ड को साफ़ करना। मेरे वार्ड में कहीं पर भी ना एक, हम जिसे कूड़े का खत्ता बोलते हैं एक लोकल लैंग्वेज में, तो वो ना हो, मतलब जगह जगह कूड़े के ढेर ना हो, जो कि पहले बहुत थे। जब हम सबसे ज़्यादा जब कैंपेनिंग कर रहे थे ना, तो जब मैं कैंपेनिंग कर रहे थे तो मैंने साथ ना, मेरे एक अंकल रहते थे साथ में डेली, मतलब तो कैंपेनिंग में ना मुझे, देखिए ये जब मैं लड़ भी रही थी इलेक्शन, तो मुझे था कि आई वॉज़ वेरी नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, बट कॉन्फिडेंट थी कि हाँ हम जीतेंगे ज़रूर। तो मैं साइड बाय साइड ना लिखवाती रहती थी कि जीतने के बाद ना ये करेंगे, जीतने के बाद ना यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा वल्नरेबल पॉइंट है, यहाँ पे बहुत कूड़ा होता है। तो जो जो हमारे पॉइंट्स थे ना, मैंने सबसे पहले उन पे काम किया। आई थिंक जीतने के तुरंत बाद ही विद इन 1 वीक मैंने एक सफाई अभियान की शुरुआत की, जो हम हर सैटरडे करते हैं। और हर सैटरडे अपनी पूरी टीम के साथ, उसमें सैनिटेशन की टीम होती है, मलेरिया की टीम होती है, मेंटेनेंस की टीम होती है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की टीम होती है, एंड मेजरली हमारे सारे ऑफिशियल्स होते हैं, और वहाँ के लोकल हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं, उनके साथ मिलकर इवन मैंने खुद, मतलब जो हमारे कर्मचारी भी बेचारे काम करते हैं, वो भी बहुत ही परेशान थे, और आज तो वो भी बहुत खुश हैं, और सब मतलब एक फैमिली की तरह काम करते हैं। अब उनमें भी, अब पहली जो काउंसलर थे वो खुद घर में बैठे रहते थे, फील्ड में नहीं उतरते थे। अब जब हम फील्ड में हैं तो सारे ऑफिशियल्स फील्ड में हैं, सारी जनता हमारे साथ है। तो अब चैलेंज धीरे धीरे वो हम पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। एंड डेली का हमारा रूटीन रहता है फील्ड में रहना, बिकॉज एक काउंसलर अगर फील्ड में रहेगा ना, तो अपना वार्ड वो चमकेगा, और अधिकारी डर कर भी रहेगा कि नहीं भाई, हमारी काउंसलर कहीं पे भी किसी भी टाइम आ सकती है, तो कूड़ा तो मिलना ही नहीं चाहिए। ये मेन हमारा वो है। तो अच्छा, सफाई आपका प्राइमरीली अपने वार्ड में एक हाँ जी। प्राइम फोकस रहा। जी। कैसे आप बाकी काउंसलर से अपने आप को डिस्टिंक्ट करते हैं, या आपको लगता है आप सब सेम रोल? आपने बोला सारे काउंसलर्स आम आदमी पार्टी के ही अच्छे हैं, वो तो एक पार्टी लाइन हो गया जी। लेकिन इन जनरल भी, क्योंकि काउंसलर जो है वो ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड, पार्टी ओरिएंटेड कम, मतलब मींस पार्टी से टिकट तो लड़ते हैं, लेकिन उनका बेसिकली जो लोगों से कनेक्शन बना के और काम करने का होता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप कैसे अपने आप को डिस्टिंक्ट करते हैं बाकी काउंसलर, या क्या विज़न है अपने रोहतास नगर को लेकर, क्योंकि आपका शायद बर्थ प्लेस भी रोहतास। हाँ, बर्थ प्लेस भी रोहतास नगर है। देखिए मैं अपने आप को अलग बाकी काउंसलर से इस तरीके से समझती हूँ कि मैंने खुद फ़र्क देखा है। जब मैं कहीं जाती हूँ तो जो लोग मेरे पास आते हैं ना, वो सबसे पहले आके एक चीज़ करते हैं कि मेरे सर पे हाथ रखते हैं कि हमारी बेटी आ गई, हमारी बहन आ गई, हमारी दीदी आ गई। सब बहुत प्यार करते हैं। और मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है ना, वो एजुकेशन में है। तो जब मैं MCD के स्कूल्स में, मुझे याद है जब मैं जीतने के तुरंत बाद MCD के स्कूल में गई, तो बच्चे ना, ठंड का टाइम था, बच्चे ना नीचे दरी पर बैठे हुए थे, और वो चीज़ मुझे क्लिक हुई कि नहीं भाई, ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठंड का टाइम। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने वो चीज़ चेंज करवाई। फिर वो सारे जो देखिए, अब MCD के स्कूल में कौन बच्चे पढ़ रहे हैं? हमारे
मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हो गए या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हो गए। तो जब उनकी नज़रों में मैंने अपने आप को देखा या फिर मैंने एक होप देखी कि नहीं दीदी ठीक कर देंगी, तो मैं अपने आप को उस तरीके से अलग देखती हूँ कि मैंने बच्चों की आंखों में ना अपनी अपनी एक इमेज देखी है कि नहीं हमारी दीदी आ गई ये कर देंगी। वो मैंने बाकी काउंसलर्स में नहीं देखी हैं। तो मैं अपने आप को अपने सारे बच्चों का रोल मॉडल समझती हूँ, क्योंकि वो जब भी मेरे पास आते हैं, आज की भी बात कर रही हूँ मैं, मेरे वार्ड में 5 स्कूल हैं, पाँचों स्कूल का एक एक बच्चा एमसीडी में प्राइमरी से 5th तक के बच्चे पढ़ते हैं, एक एक बच्चा मुझे बाय नेम जानता है। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वरना बच्चों को काउंसलर्स के नाम भी याद नहीं होते हैं। और जैसे ही मैं उनकी क्लास में जाती हूँ तो सब चिल्ला के बोलते हैं, अरे शिवानी दीदी आ गई, शिवानी दीदी आ गई। तो इस तरीके से मैं अलग हूँ आप बाकी बच्चों के रोल काउंसलर्स से। मॉडल है, आपका रोल मॉडल कौन है? मेरे पॉलिटिक्स में तो आप एक ही नाम बोलेंगे तो उस पे जी। हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। अपार्ट जी। फ्रॉम पॉलिटिक्स आपका क्या इंटरेस्ट है, और कोई रोल मॉडल जिसको आप फॉलो करते हो या अपने अपने एजुकेशन के टाइम पे देखा हो या देखना चाहते हैं? देखिए हम सब जो भी कुछ सीखते हैं ना वो अपनी फैमिली से सीखते हैं। हर किसी की लाइफ में ना एक रोल मॉडल होता है, बट मेरी लाइफ में जो रोल मॉडल है वो मेरी मदर रही हैं। उसका एक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। एक्चुअली देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, एंड मेरी तो एक जॉइंट फैमिली है। सो मैंने अपनी मदर को ना बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हुए देखा है बचपन से ही, हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे मतलब सिबलिंग्स के लिए। तो मैं मम्मी से बचपन से एक चीज़ पूछती थी कि मम्मी आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, मतलब किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने ये बोलता था कि बेटा मैं तो नहीं पढ़ पाई, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या जो उन्हें बनना है वो बने। तो वो चीज़ देख के ना लगती, और वो हमसे 4 कदम आगे हमेशा रहती थी कि मतलब हर जगह जा जा के पूछ लेना। मान लो कोई डॉक्टर हैं कि आपने क्या किया, आपने कैसे किया, आपने कहाँ पढ़ाई की, आपने ये किस तरीके से अचीव किया। तो वो देख के लगता था कि नहीं, अगर आपकी मदर आपके लिए इतना कर रही है ना, और सच में, तो आपको भी करना चाहिए। तो मेरे लिए तो मेरी मदर एक रोल मॉडल रही हैं और आगे हमेशा रहेंगी मेरी लाइफ में, क्योंकि मैंने जितना अपनी लाइफ में सीखा है ना लोगों के लिए करना, और जो मेरे अंदर ये इनर सेल्फ में जो ये सोशली चीज़ें करने का है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनसे आया है। क्योंकि वो सच में बचपन से हम देखते आ रहे हैं, लोगों के लिए बहुत कुछ करती हैं और आज भी कर रही हैं, और उन्हीं से मैं सीख रही हूँ और आगे भी सीखूंगी। तो मेरी रोल मॉडल तो वही हैं। पॉलिटिक्स में हार जीत चलता रहता है। जी। लेट्स सपोज कि कभी ऐसा आपको अभी आप जीते, कभी आपको हार का सामना करना पड़े, तो भी क्या आप समाज में इस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे, या कोई आपका उसके अलावा भी कोई प्लान है? देखिए पॉलिटिक्स में हारना जीतना तो सेकेंडरी है मेरे अकॉर्डिंग। हारना जीतना इट्स नॉट दैट मच मैटर। पॉलिटिक्स जो मेरी डेफिनेशन है वो ये है कि चेंज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैं सोसाइटी में अपनी पॉलिटिक्स के द्वारा अगर मैं कुछ चेंज ला पाई ना, तो मैं अपने आप को ये समझूंगी कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है। आज जीती हूँ, भगवान न करे कल ऐसा है कि कुछ हार, अगर जनता देखिए पॉलिटिक्स में जनता ही आपको बिठाती है, जनता ही आपको नीचे भी गिराती है। तो अगर कभी ऐसा मौका भी आया जीवन में, तो जिस एंथुसियाज़म से मैं आज काम कर रही हूँ ना, उससे डबल एंथुसियाज़म से काम करूँगी और ये मंथन करूँगी कि ऐसी क्या कमी रह गई या ऐसा क्या रह गया जिसकी वजह से जनता ने स्लाइटली मुझे थोड़ा सा कम वोट किया। तो डेफिनेटली हम फील्ड में, मैं तो कहती हूँ कि 10x पावर के साथ जितना आज कर रहे हैं उससे ज़्यादा डबल करेंगे और वैसे ही काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। ये तो हो गया एक छोटे लेवल पे एज एन वार्ड पार्षद आप काम जी। कर रहे हैं। आपको एज एन इंडियन पॉलिटिक्स को जब आप देखते हैं तो क्या उससे क्या समझ में आता है? क्या आप इसके बारे में पढ़ते हैं जैसे, या आप कंप्लीटली फोकस्ड है आज के डेट पे सिर्फ वार्ड को लेकर, या आपका एक इंडिया के लिए भी एक ओपिनियन है? देखिए अगर मैं इंडियन पॉलिटिक्स की बात करूं तो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज़ मैंडेटरी। मींस अगर मैं अपने पार्लियामेंट की बात करूं, अगर मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, अगर मैं स्टेट्स की बात करूं, अगर मैं चीफ मिनिस्टर्स की बात करूं,
तो आज आप इंडिया में देख लीजिए कितनी हमारे पास फीमेल चीफ मिनिस्टर्स हैं। सो मैं सच में एज अ बीइंग वुमेन, एज अ बीइंग यंग वुमेन, तो मैं सच में अगर देखूं तो इंडियन पॉलिटिक्स में मुझे जो कमी लगती है कि वुमेन को ना जितना वो कर सकती हैं उतना उनको ना अंडर एस्टिमेट समझा जाता है। सो वुमेन की, अब एक महिला है, एक गृहिणी है, वो कितनी, मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि मल्टी टैलेंटेड ही हैं। आपने देखा होगा, आपने हमारे घरों में, हम नॉर्मल घरों से आते हैं, हमारी मम्मी सब कुछ करती हैं। कुछ वर्किंग हमारी वुमेन्स भी होती हैं, वर्किंग वुमेन भी हैं कि घर भी संभाल रही हैं, अपने बच्चों को भी देख रही हैं, अपना जॉब भी कर रही हैं, फिर आके वापस से घर में काम भी कर रही हैं। सो दे आर मल्टी टैलेंटेड। सो अगर उनको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन अगर उनका किया जाए, और करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अगर वुमेन पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में अच्छा होगा तो और ज़्यादा तरीके से इंडिया हमारा डेवलप कर पाएगा, बहुत सारे चेंजेस हम ला पाएंगे और एक एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे पूरे वर्ल्ड में कि इंडिया में दैट मच अमाउंट ऑफ परसेंटेज इज़ बीइंग कि वहाँ पे वुमेन इतना ज़्यादा परसेंटेज में इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स में। सो मेरा जो, अगर मैं इंडियन पॉलिटिक्स को देखूँ तो जो मुझे कमी लगती है, दो चीज़ की कमी लगती है। पहला, वुमेन बहुत कम है, दूसरा यूथ बहुत कम है। यूथ को आगे आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर यूथ आगे आएगा और यूथ की आवाज़ अगर संसद में गूंजेगी ना, तो सच बता रही हूँ, इंडिया विल बी द नंबर 1 एट द वर्ल्ड। तो जो मैं मिस करती हूँ वो यूथ को मिस करती हूँ पार्लियामेंट में, और वुमेन को मिस करती हूँ पार्लियामेंट जब आप में। क्षेत्र में नहीं होते हैं, पॉलिटिकल काम नहीं कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं? या आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब मैं क्षेत्र में नहीं होती और पॉलिटिक्स नहीं, मतलब उसमें नहीं होती, तो सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेबल चीज़ है करना, वो है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। क्योंकि आज की डेट में मेरी फैमिली कंप्लेन करती रहती है कि आपके पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। मेरे कज़न हैं, छोटे हैं अभी, सो कभी कभी उन्हें पढ़ा देना, मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ है। मीन्स मैं जब खुद भी पढ़ रही थी तो मैं पढ़ाते पढ़ाते ही पढ़ी हूँ। मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी फेवरेट पास टाइम हॉबीज़ टीचिंग। तो मैं उन्हें पकड़ के बैठा देती हूँ कि चलो अब आज मैं फ्री हूँ, आज मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी। तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, पूछती हूँ कि तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है एंड क्या तुम नया सीख रहे हो, क्या तुम नया सीखना चाहते हो अपनी फैमिली से। और अभी मतलब अगर मैं बात करूँ तो मेरी गली जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ के भी बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं शाम के टाइम पे, कि जब जिस टाइम मैं फ्री हूँ, तो मैं अपनी, मेरी सिस्टर है, कज़न सिस्टर, मैं उनको बोल देती हूँ कि अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो। तो उनके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, तो हम सब साथ में मिलके हंसते हंसते और फिर उनको मैं पढ़ाती हूँ। और वो बहुत खुश रहते हैं कि मतलब सबके साथ ना एक फेमिलियर सा रिलेशन है सारे बच्चों के साथ। और मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा फेवरेट पास टाइम तो बच्चों को पढ़ाना ही है। आपका क्षेत्र जो रोहतास नगर है, वहाँ के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है, या उनको आप अगर जागरूक करना चाहें या कुछ बताना चाहें तो वो मैसेज क्या है या क्या होना चाहिए? किस तरीके से आप वो डायलॉग स्टैब्लिश करना चाहते हैं? या जैसे अगर मान लीजिए ये पॉडकास्ट कोई आपके क्षेत्र का लोग देख रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? अगर मैं अपने क्षेत्र की जनता की बात करूं तो सबसे पहले मैं उनको सर झुका कर नमन करना चाहती हूं कि देखिए, आज मैं अगर यहाँ बैठी हूँ ना, तो वो दो चीज़ों की वजह से। एक मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, दूसरा मेरे क्षेत्र की जनता। अगर मुझे क्षेत्र की जनता चुनकर नहीं भेजती तो मैं आज यहाँ पे नहीं बैठी होती। तो सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करती हूँ, और उनको ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि जब आपने मुझे चुना था और आज तक, टिल डेट आज तक, आपकी बिटिया आज भी वैसी है, कल भी वैसी थी और आगे भी वैसी रहेगी जैसा आप चाहते हैं। और आपके लिए चाहे मुझे अपने सदन में लड़ना पड़े, अपनों से ही लड़ना पड़े, और कहीं पे भी लड़ना पड़े, अपनी जनता के लिए मैं ज़रूर करूँगी और अपने लोगों के लिए आवाज़ भी ज़रूर उठाऊँगी। और जो भी बेहतर हम कार्य कर सकते हैं वो हम कर ही रहे हैं, और आगे और बेहतर तरीके से कार्य करेंगे। मेरा जो मेजर पर्सपेक्टिव रहता है अपने वार्ड को लेकर, वो रहता है ब्यूटिफिकेशन को लेके। मेरे को बहुत शौक है ब्यूटिफिकेशन का, मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग रोड्स, ट्रांसफॉर्मिंग वॉल्स, ग्राफिटी वगैरह करना, मुझे बहुत शौक है ये सारी चीज़ें करने का। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे भी, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी अपने वार्ड की कुछ एक्सक्लूसिव फ़ोटोज़। उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से हम वार्ड को बिफ़ोर एंड आफ्टर की जो सीन्स में हम बदल रहे हैं, एंड अपनी
प्यारी से जनता से इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपनी बिटिया पे भरोसा रखिए। आपकी बिटिया पे आपने भरोसा किया है तो ज़रूर जो आपकी जो इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। तो यही एक इंडियन ऑडियंस को अगर आप बताना चाहेंगे कि एज ए यंगेस्ट अभी दिल्ली के प्रेजेंट म्यूनसिपल काउंसलर के लिए, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब यूथ को या फिर ऑडियंस को, उनके लिए क्या मैसेज होगा? ऑडियंस के लिए तो मेरा ये मैसेज है कि अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में ज़रूर उतारिए। डरिए मत। जब एक घर की बेटी कर सकती है तो हर घर की बेटियां कर सकती हैं, हर घर का बेटा कर सकता है। सो मेरे लिए जो मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व ज़रूर करिए, क्योंकि जब बच्चे आगे आएंगे ना, आप देख भी रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में, मेडिकल की फ़ील्ड में, और अगर मैं साइंस की फ़ील्ड में अगर बात करूँ तो हमारी जनरेशन बहुत अच्छा कर रही है, यूथ बहुत अच्छा कर रहा है। इंडिया से बाहर जाकर भी हमारा यूथ बहुत अच्छा कर रहा है। सो अगर वही यूथ अपनी ही इंडिया में, अपनी ही पॉलिटिक्स में काम करे तो हमारा इंडिया कहाँ चला जाएगा ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। और यूथ से तो मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आइए, और मैं तो कहती हूँ आईएएस के साथ मिलकर काम करिए जैसे मैं कर रही हूँ। मेरा भी सपना था कि आईएएस बनना है, बट अब मैं आईएएस के साथ काम कर रही हूँ। हम दोनों एक डबल एक्स पावर, मतलब आप समझ रहे हैं, हम एक साथ में एक पैरेलल चीज़ें कर रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। हम लोग साथ में एक वार्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वार्ड को डेवलप कर रहे हैं, अपनी दिल्ली को डेवलप कर रहे हैं। बेसिकली बात करूँ तो सभी के लिए यही मेरा मैसेज है कि आगे आइए, डरिए मत, और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन करिए, क्योंकि पार्टिसिपेशन जब तक नहीं होगा ना यूथ का, तब तक चीज़ें आज जैसी जो मुझे लग रही हैं, जो कुछ कमियां हैं, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ एंड वुमेन इज़ मैंडेटरी इन पॉलिटिक्स, तो जो कमी है फिर वो आगे नहीं रहेगी। जितना ज़्यादा यूथ पॉलिटिक्स में होगा उतना ज़्यादा हमारा जो फ्यूचर होगा ना इंडिया का, वो सिक्योर हाथों में होगा। बिकॉज एक एज गैप है ना, वो बढ़ जाएगा। आप देखिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई अपनी स्टार्टिंग करता है कि 50 साल में उनको कोई एमएलए बने, कोई या एमपी बने, तो कितना आप आगे, मतलब 10-20 साल आगे, मतलब 75 उनका वो रिटायरमेंट वाला एज होता है। तो अगर हम स्टार्ट ही 25 से कर दें तो सोचिए कि हम 75 तक, तो हमारे पास 50 साल हैं। तो एक यूथ 50 साल में अपने देश के लिए क्या कर सकता है, आप ये सोचिए। तो ऐसे अगर हम मल्टीपल यूथ को खड़ा कर दें तो उनके पास भी 50 साल होंगे। तो बीइंग अ मैथमेटिशियन, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अपने 50 साल आगे देश के लिए लगाइए और पॉलिटिक्स में दीजिए, ताकि अपना देश बहुत ज़्यादा विकास कर सके पूरे इंडिया एक लाइन आपने बोला कि यूथ को पार्लियामेंट में या संसद में जाना चाहिए जी। तो क्या आपका भी ऐसा कोई प्लान है आगे संसद में जाने का? बिल्कुल। देखिए, मेरा खुद का, मेरी इच्छा है कि मैं औरतों के लिए, महिलाओं के जो उनके साथ चीज़ें होती हैं, देखिए हम सबको पता है, वो आवाज़ संसद में उठाऊं, बच्चों की आवाज़ संसद में उठाऊं, बच्चों की दीदी बन के संसद में जाऊं और अपनी यूथ के लिए काम करूं, एजुकेशन के लिए काम करूं और महिलाओं के लिए काम करूं, और संसद में जाकर उन सब की आवाज़ बनकर सभी के लिए काम करूं। ये मेरी भी इच्छा है। और ऐसा ये कि मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है यूथ का और विमेन का, तो आपको क्या लगता है कि मतलब पॉलिटिक्स में जगह नहीं मिलती? क्योंकि बहुत सारे वॉलंटियर्स के तौर पे ज्वाइन तो करते पॉलिटिक्स, लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या पार्टी लाइंस में भी ये डिस्पैरिटी होती है, या रोका जाता है, या लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है? देखिए, जो मुझे समझ में आया ना वो ये है कि यूथ करना तो चाहता है बट उन्हें मौका नहीं मिल पाता। उन पे लोग फेथ नहीं कर पाते, ट्रस्ट नहीं कर पाते। जब मैं खुद का एग्जांपल बता रही हूँ, जब मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, तो अगर एक आदमी मुझे ये बोल रहा है कि नहीं 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 बहुत अच्छा है, आप करोगे ये है, तो सेकेंडरी एक आदमी ये भी बोल रहा था कि आप कैसे करोगे। मतलब एक ना डाउटफुल सिचुएशन जो है ना लोगों के मन में यूथ को लेकर, कि एक तो यंग है, ये कैसे संभालेंगे। जो एक धारणा बनी हुई है ना कि पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट
बड़े लोग एंड आपको एक मैच्योर, आई नो मैच्योर होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट जो एक यंग माइंड कर सकता है ना, वो एक ओल्ड माइंड नहीं कर सकता. सो मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि ट्रस्ट फैक्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. अगर यूथ पर ट्रस्ट किया जाए और यूथ को ही डेवलप किया जाए तो सच बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा हमारे इंडिया में. तो ट्रस्ट इज़ द मेन फैक्टर, कि लोग ट्रस्ट करें कि हाँ एक यूथ भी कर सकता है. ये मेन फैक्टर है पॉलिटिक्स में, कि ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो यूथ पर भरोसा करे और यूथ को चांस दे. क्योंकि अगर एक यूथ डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है और टीचर बन सकता है, तो एक यूथ पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन सकता? क्या आप डेफिनेटली कभी ऐसा सोचते हैं कि इंडिया में एक यूथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने? डेफिनेटली मैं तो सोचती हूँ, और मैं तो थोड़ा सा बायस्ड होकर सोचती हूँ कि एक महिला प्राइम मिनिस्टर बने, जो कि सबसे यंगेस्ट पीएम बने हमारी इंडिया की. मेरा खुद का भी सपना है, यंगेस्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर. सो डेफिनेटली. आपको लगता है कि मतलब कितना मुश्किल होगा अभी से इस लेवल से मुश्किल जो है उस लेवल तक पहुंचने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, कितना अवेयर रहना पड़ेगा? और इसके लिए आप मतलब फील्ड के अलावा भी कुछ और, जैसे पढ़ाई में या कुछ जानने में, क्या आप टाइम स्पेंड करते हैं इसमें? डेफिनेटली आपने बहुत सही सवाल पूछा कि क्या रहेगा. देखिए, लाइफ है, हर्डल्स आते रहेंगे और आज तक आए हैं, आगे भी आएंगे. मैं तो कहती हूँ आगे बहुत ज़्यादा आएंगे. लेकिन जिस सोच को लेकर हम चले थे ना, आखिर तक हमें वही सोच लेकर चलनी है. तो जो हमने सोचा है ना वो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा. तो जो हमारा विज़न है ना, हमारा विज़न क्लियर होना चाहिए. विज़न क्लियर है कि हाँ देश का एक यंग वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनाना है, फॉर एग्जांपल बनना है. तो अगर हमारा विज़न क्लियर है ना, तो ऑटोमेटिकली हमें एक रास्ता मिल ही जाएगा. हमें पता है हमारी मंजिल क्या है. रास्ते में बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, हमें उन हर्डल्स को क्रॉस करना है. कुछ दिन बहुत अच्छे आएंगे, कुछ दिन बहुत ख़राब आएंगे, तो निराश दिन भी आएंगे, लेकिन फिर अपने अच्छे दिनों को याद करके उन्हें बिताएंगे और लोगों के साथ, मतलब एक सभी के साथ मिल के, और जो आज लोग साथ में हैं हमारे, उनको साथ में लेकर आगे चलने की मेरी पूरी इच्छा है कि जो आज हमारे साथ हैं वो कल भी हमारे साथ रहें. ऑल्दो ऐसा बहुत कम हो पाता है, बट मेरी यही कोशिश है कि जो डे 1 था वही हमारा डे लास्ट भी हो, और सभी को एक साथ लेकर चलें. और हर्डल्स तो देखिए आते रहते हैं और उनको ओवरकम करें और मेन मोस्टली मंजिल तक जाना है. दिल्ली के यूथ जो हैं, जो कॉलेज पास आउट है या जो मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं, वो क्लबिंग करते हैं, वो ट्रिप्स पे जाते हैं, और काफ़ी उनका मोस्ट ऑफ द टाइम एंटरटेनमेंट में, मूवीज़ में, फ्रेंड्स के सोशल साथ मीडिया पार्टी. वगैरह में वगैरह. तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ये मिस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा ये भी कर लें, थोड़ा फील्ड में भी कर लें? अभी आपका लाइफ कैसा है? अभी के मेरा तो पहले जैसा ही है. मतलब ऐसा कोई एज इफ कोई चेंज नहीं आया है. क्लबिंग मुझे पहले भी पसंद नहीं थी, मतलब मेरा पर्सनली मुझे पसंद नहीं थी. जो कर रहे हैं मैं उन पे नहीं बोलना चाहती, बट मुझे पर्सनली क्लबिंग वगैरह पसंद नहीं थी. मेरा जो फेवरेट पास टाइम जो बचपन से ही रहा है, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है. मैं जब मुझे टाइम मिलता था मैं बच्चों को पढ़ाती थी. मूवीज़ हाँ देख लेती हूँ मैं. मूवीज़ कुछ ही अच्छी लगती हैं. कौन सी मूवी लास्ट देखी है? लास्ट मैंने अभी एक रिसेंट में, जब फैमिली ने बहुत फोर्स किया, तो मैं स्त्री 2 देखने गई थी अपनी फैमिली के साथ. काफ़ी अच्छी मूवी थी. तो मूवी देखना हाँ पसंद है. तो ऐसा मूवी जिससे आप, जो आपकी फेवरेट मूवी रही है, कुछ इंस्पिरेशन मिला? मूवी की अगर मैं बात, एक्चुअली मैं मूवीज़ बहुत कम देखती हूँ, बट अभी मतलब 3 इडियट्स की मैं बात करूँगी. 3 इडियट्स एक मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी है, और मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे एक इंस्पिरेशन ही मिलती है. एंड कि एक कैसे एक हमारा बच्चा सिर्फ एजुकेशन पाने के लिए किसी की आइडेंटिटी बदल करके इंजीनियर बनना, फिर सब कुछ छोड़ के एक लद्दाख के प्लेस में चले जाना और वहाँ पे बच्चों के लिए कुछ करना, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना, प्रैक्टिकल चीज़ें करना. तो मेरे लिए ना वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि
इस तरीके से जो मूवी मैंने वो आपने बताया कि वो मेरी हमेशा फेवरेट मूवी रहेगी, आइडल मूवी रहेगी, और उससे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। तो आज भी बीइंग अ पॉलिटिशियन जो मेरा ये रहता है ना कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है, बच्चों को कुछ करने की इच्छा है, उनको कुछ सिखाने की इच्छा है, तो वो वहीं से आती है, उन्हें देख देख के, उस मूवी को देख के कि हाँ मतलब ऐसे मैं आमिर खान से ना खुद को रिलेट करती हूँ कि हाँ आमिर खान ने भी तो ऐसे किया था तो मैं भी कर सकती हूँ। तो उससे मैं अपने आप को बहुत रिलेट करती हूँ। कितना कॉन्फिडेंस है आपको कि आप अपने वार्ड का ड्यूरिंग जब भी टेन्योर ओवर होगा तो एक पब्लिक को एक पिक्चर प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये डिफरेंस शिवानी पांचाल ने क्रिएट किया अपने वार्ड में? कितना कॉन्फिडेंस है? देखिए मैं तो 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि जो मैं चाहती हूँ कि ना मैं ना बोलूँ, मेरे वार्ड की जनता बोले, जो आज भी बोलती है। आपको मैं एक बार पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि अभी दिवाली का टाइम है, तो हम ना एक स्पेशल दिवाली मेगा सफाई अभियान चला रहे हैं जो आज तक नहीं हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि दिल्ली में पहली बार हो रहा है कि एक दिवाली मेगा, जैसे हम इंडियन फैमिली से हैं सब, हम दिवाली से पहले ना अपने घरों की बहुत अच्छे से सफाई करते हैं। मम्मी सारे बच्चों को लगा देती हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। तो मुझे लगा कि हमारा वार्ड, जो मेरा वार्ड है, वो भी तो मेरा परिवार है, वो भी तो मेरा घर है। तो मैं अपने घर की तरह अपने वार्ड को डेली, आज हमारा उसका डे 5 था, तो उसको धीरे धीरे करके हम पर्टिकुलर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मोहल्ले में जा जाके प्रॉपर तरीके से सफाई करा रहे हैं कि कोने कोने में सफाई करा के वहाँ पे एंटी लार्वा की दवाई डलवा के वहाँ पे प्रॉपर एकदम चूना वूना लगा के, अगर कहीं पे रोड कटिंग भी है तो उसको वापस से हम डेवलप करा रहे हैं, ताकि दिवाली तक ना लोगों को वो चीज़ जो थी ना कि हम अपना घर तो साफ़ कर लेते हैं लेकिन हमारी रोड्स बहुत गंदी रहती हैं, तो वो पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं। और मेरी जनता खुद बोले कि नहीं, खैर आज भी बोलती है, और मैं चाहती हूँ कि जब मेरा टेन्योर ख़त्म हो ना तो लोग मुझे ना बोलना पड़े, जब मैं अगली बार जब दोबारा किसी के घर जाऊँ ना वोट मांगने, तो बोले बेटा तू निश्चिंत होके जा, हम तो तेरे को ही वोट देंगे। और वो सब ये बोलें कि हाँ तुमने ये किया था। और स्पेशली जो मैं करना चाहती हूँ सच में, वो अपने स्कूल के बच्चों के लिए करना चाहती हूँ कि उनके स्कूल में मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट फैसिलिटीज़ को लेकर आऊँ एमसीडी के स्कूल्स में, जो कि आज के टाइम पे नहीं है। हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में तो सब में है, बट एमसीडी के स्कूल्स में मेरा जो विज़न है वो बहुत एक अलग पर्सपेक्टिव है कि क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूँ तो एक बच्चे का जो बेस बनता है ना वो 1st से लेके 5th तक बनता है। अगर हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके अगर कुछ लैक कर जाते हैं ना तो एक बच्चे का भविष्य खतरे में आ जाता है। तो मैं अपने वार्ड में ना उन बच्चों का भविष्य सिक्योर करके, और जो उनके जो पेरेंट्स हैं फिर वो खुद बोलेंगे कि नहीं ये वाली जो काउंसलर थी इन्होंने हमारे बच्चों के लिए तो एटलीस्ट काम किया, तो वो खुद बोलें 5 साल में कि हाँ इन्होंने बच्चों के लिए काम किया, इन्होंने सफाई पे काम किया, इन्होंने पार्क्स में काम किया, इन्होंने ब्यूटिफिकेशन के लिए काम किया, इन्होंने क्लीनिंग में काम किया, इन्होंने रोड्स डेवलपमेंट में काम किया, ट्रांसफॉर्मेशन में काम किया। तो लोग खुद बोलें, मेरा यही एक सपना भी है और मैं उसी सपने को लेकर रोज़ सुबह उठती हूँ और सोती हूँ। और क्या कॉन्स्टेंट रहा कि अभी तक ये सब नहीं हो पाया? अभी तक ये उस स्टेट पे या स्मार्ट फैसिलिटीज़ स्कूल्स में एमसीडी स्कूल्स में नहीं आ पाई, या पार्क अगर उस तरीके से? हाँ, एक्चुअली देखिए 15 साल का जो टेन्योर रहा है ना ओपोजिशन का, वो इतना ख़राब रहा है कि उसको ठीक करने में अभी टाइम लग रहा है। धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। जैसे कि अगर मैं सैलरीज़ की बात करूँ तो हमारे एमसीडी के एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी 1 तारीख को नहीं मिलती थी। जब से हमारी गवर्नमेंट एमसीडी में आई है वो चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म हो गई हैं। 1 तारीख को सैलरी मिल रही है, हमारे सफाई कर्मचारी पक्के होने शुरू हो गए हैं, और एमसीडी के स्कूल में सबसे पहले पीटीएम्स ही नहीं होती थी। पीटीएम तो एक बहुत स्मॉल चीज़ है। पीटीएम क्या होता है? पेरेंट्स टीचर मीटिंग। एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में पीटीएम होती थी लेकिन एमसीडी के स्कूल में नहीं होती थी। तो दिल्ली गवर्नमेंट एमसीडी की गवर्नमेंट में जब से हमारी गवर्नमेंट आई है तो एक पीटीएम वाला जो फॉर्मेट है ना वो भी स्टार्ट हो गया है। तो क्या इससे आगे चल के डेवलपमेंट का, और आप मतलब स्मार्ट फैसिलिटीज़ बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, बिल्कुल। सिर्फ एक मतलब आपके स्तर से नहीं, मतलब बहुत बड़े स्तर पे उस हर्डल को पार करने का कोई पहले तो कि क्या क्या हर्डल्स है? जैसे अगर कल नहीं बन सकता स्कूल तो क्या क्या हर्डल है इसके अंदर? हर्डल जैसे मैंने आपको बताया, जो पास्ट 15 ईयर्स वाला था ना,
तो उसको ओवरकम अभी धीरे धीरे किया जा रहा है। नहीं, इसमें पास 15 तो नहीं, मुझे जैसे लगता है अगर मैं प्राइवेट स्कूल खोलूँ हाँ तो मैं तो कल स्मार्ट फैसिलिटी बना दूंगा। बिल्कुल। लेकिन यही अगर आपके लेवल से चैलेंज है कि कल मुझे कल स्कूल में स्मार्ट क्लास मुझे अपने टेन्योर में चाहिए, तो इससे अपोजिशन तो चली गई। अब आप लोग हैं, बिल्कुल। दिल्ली में भी आपकी सरकार है और यहाँ पे भी आपकी सरकार है, तो इसमें आपको क्या चैलेंज फेस करना पड़ेगा? चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे तो फंड्स वगैरह के ही करने पड़ेंगे, अदरवाइज एज सच तो कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ेगा। और जो मैंने आपको बताया स्मार्ट क्लासेस वगैरह का, तो वो हमारा ऑलरेडी प्लान्ड में है ही, और हम उस पर वर्क भी कर रहे हैं, और आने वाले सालों में आप देखेंगे कि वो चीज़ फुलफ़िल हो भी जाएगी। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में डेवलपमेंट हुआ है, वो एमसीडी के स्कूल्स में भी डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है, और बेहतर तरीके से आने वाले सालों में वो भी हम कर रहे हैं, हमारी पूरी गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। तो बहुत अच्छा, आपसे काफ़ी इंटरैक्टिव सेशन रहा, ऑनेस्ट सेशन रहा। और कोई मैसेज जो कि मतलब अपोजिशन को भी, अपने पार्टी मेंबर्स को भी, पॉलिटिशियंस को भी, हमारा लास्ट मैसेज जो है कोई आप देना चाहें तो? सबके लिए इन जनरल सबके लिए मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि अपने जो घर के बच्चे हैं उनको भी आप ये बोलिए, मतलब आपने भी बोला कि यूथ है लेकिन फेथ नहीं है, तो अपने बच्चों पे भरोसा करिए, ट्रस्ट करिए, अपने बच्चों को पार्लियामेंट में भेजिए, और जब यूथ की आवाज़ संसद में गूंजेगी ना, तो सच बता रही हूँ पूरी इंडिया एक एग्जाम्पल बनेगी वर्ल्ड में कि हाँ, डेवलपमेंट यूथ ने बहुत ज़्यादा इंडिया में किया है। और मैसेज यही देना चाहती हूँ कि एक आजकल आप देख रहे होंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ग्रास रूट लेवल पे बात करूँ, तो अगर छोटे छोटे गाँव में बात करूँ, तो आज भी स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं। सेंट्रली अगर मैं पूरी इंडिया की बात करूँ, अदर स्टेट्स की बात करूँ, तो वहाँ पे टीचर्स नहीं हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो सभी से यही मैसेज है, जितने पॉलिटिशियंस मेरी बात सुन रहे हैं और जितने बड़े बड़े लेवल के पॉलिटिशियंस बात सुन रहे हैं, सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट अपने स्टेट्स में एजुकेशन पे काम करिए, हेल्थ पे काम करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करिए, यूथ के लिए काम करिए, वुमेन के लिए काम करिए, बिकॉज़ यही 5 फैक्टर हैं जो पूरे इंडिया को डेवलप करने में बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ऐसा लगा कि यूथ का फ्यूचर है इंडियन पॉलिटिक्स में। थैंक यू। और आपके बहुत सारे बातों से हम सहमत भी हैं। तो आज हमारे साथ शिवानी थी, काफ़ी इन्होंने बहुत ओपनली डिस्कशन किया उनके थॉट्स, विचारों को। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू for सो joining मच the फॉर podcast. इनवाइटिंग मी।